आगे कुछ दिनों में देख सकते हैं। जी मैं आता हूं जी, आपके पास कुछ एनसीपी के कगार पर हो सकता है, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी। इस बात का फायदा बीजेपी को होगा ही होगा, पर यहाँ पर एक फैक्टर, अगर एनसीपी टूटती है और वो बीजेपी के साथ अलाइन होती है, एक स्पेकुलेशन, और शिंदे ग्रुप कहता है कि मैं तो तब साथ में नहीं रहूंगा, तो फिर शिंदे ग्रुप की हालत क्या होगी? फिर तो ना घर के ना घाट के, जिन्होंने वादा किया था उनसे भी अलग हो जाते हैं। और अगर शिंदे ग्रुप के प्रेशर में आके भारतीय जनता पार्टी और फडणवीस अजीत पवार को ना कर देते हैं, तो फिर वो ना घर के ना घाट के। ये सिचुएशन जो इमर्ज हो रही है वो बड़ी ट्रिक और बड़ी स्टिंग भी है राजनीति में। अनिल जी। दिनेश जी, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और पिछले दिनों जो शिंदे ग्रुप का कोई प्रवक्ता साहब है, उन्होंने भी एक बयान दिया कि अगर अजीत पवार को लिया जाएगा या एनसीपी को शामिल किया जाएगा तो फिर हम लोग सरकार में नहीं रहेंगे। ये खुल्लम खुल्ला उन्होंने बयान दे दिया। और जो आइडियोलॉजिकल बेस है, जो बहाना बना करके शिंदे का जो शिवसेना ग्रुप है तो बीजेपी के साथ जो गया था, बहाना यही था कि भाई शिवसेना जो है अपना विचारधारा को छोड़ चुकी है और एनसीपी जैसी पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बना रही है जो कि बिल्कुल अलग विचारधारा के लोग हैं। तो ये बहाना था। तो वो जो विचार का जो आधार था शिंदे का, वो आधार खत्म हो जाता है। अब शिंदे साहब ने पिछले दिनों राज ठाकरे साहब से भी बात की है। अब उसकी दो बातें निकल के आ रही हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि भाई शायद ये प्लान बी है शिंदे साहब का, राज ठाकरे के साथ मिल करके चलना। दूसरे कुछ ये भी बातें सुनने में आ रही है कि शायद बीजेपी भी चाहती है कि राज ठाकरे को जोड़ लिया जाए, लेकिन राज ठाकरे उत्तर भारत में एक लायबिलिटी है, तो वो डायरेक्टली जोड़ने की बजाय वो चाहते हैं कि शिंदे ग्रुप के साथ जाकर के वो मिल जाए। बाकी जहां तक लेकिन अजीत अनिल पवार जी, की बात, राज ठाकरे की तो महाराष्ट्र में भी कोई हस्ती नहीं है पॉलिटिकल, उनकी कोई हस्ती नहीं यहाँ पर। इसका पॉलिटिकल बेस इतना वीक है कि आई डोंट थिंक ही कैन इवन विन वन सीट कंफर्टेबली इन दिस 288 सीट सर। वो जो बात आप ठीक कह रहे हैं कि एक एमएलए राज ठाकरे का, और असल में क्या होता है दिनेश जी, कुछ नेता होते हैं जो रिफ्लेक्टेड लाइट में शाइन करते हैं, जैसे चंद्रमा चांद की तरह, मून की तरह। उनकी अपनी लाइट नहीं होती सन की तरह। तो जो लाइट जो थी वो बाल ठाकरे साहब की थी, और उनके समय में जब उन्होंने राज ठाकरे को आगे कर रखा था तो राज ठाकरे एक तरह से मतलब शिवसेना का ताज बने घूम रहे थे कि जैसे यही है नेक्स्ट हायरार्की में, और हीरो बन के घूमते थे। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन की बात आई तो वो कहते हैं ना, ब्लड इज थिकर देन वाटर। तो बाला साहब को अपना बेटा याद आ गया, तो राज ठाकरे साहब परेशान हो गए। और जब उन्होंने थोड़ा विद्रोह दिखाया तो वो एक तरह से जो शिवसेना के ताज थे वो शिवसेना की खाज बन गए, और उनका जो हाल हुआ हमने सबने देखा, और उनको अपनी ताकत का भी पता लग गया। आज अजीत पवार भी उसी मुकाम पे खड़े हुए हैं। किसी ने उनसे पूछा कि भाई आप अपने चाचा की बात पे ध्यान दीजिए, शरद पवार की बात, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी चाचा की बात पे उतना ही ध्यान दूंगा जितना राज ठाकरे देते हैं। भैया राज ठाकरे ने दिया था। तो अजीत पवार साहब को भी जो है ना अपना, जिसको कहते हैं, एक वहम हो गया है। जैसे राज ठाकरे को कभी वहम था कि भाई मैं बहुत बड़ा नेता हूं और शायद 53 में से 34 एमएलए मेरे साथ हैं वगैरह वगैरह। लेकिन वो कुछ मजबूरियां हैं। जैसे प्रफुल्ल पटेल जी का आपको पता है, पिछले दिनों अभी 2-3 महीने पहले जो एक सीजे हाउस है वर्ली में उनका, उसके जो 4 फ्लोर है वो ईडी ने अटैच कर लिए। उसके बाद वो बयान देते घूम रहे थे कि जी फडणवीस बहुत डायनेमिक नेता है, बहुत विजनरी नेता है, और इस तरह के। हो सकता है कि एनसीपी के कुछ एमएलए के खिलाफ भी कुछ मामले चल रहे हों और वो अजीत पवार के साथ हों, ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब अजीत पवार जी ने मिलकर के सुबह 4 बजे गवर्नर साहब ने उनको शपथ दिलवाई थी, तो शरद पवार जी ने एक सम्मेलन किया था बॉम्बे में अपने कार्यकर्ताओं का, और विशेषकर जो विधायक थे उनके।
तो उसमें बड़ी संख्या में जो एनसीपी के कार्यकर्ता थे वो बॉम्बे में पहुंच गए, हालांकि उनको बुलाया भी नहीं गया था और कई किलोमीटर तक उनकी गाड़ियां खड़ी थी। तो एक पत्रकार महोदय उन कार्यकर्ताओं के पास पहुंचे जो एनसीपी के थे, और उन्होंने कहा भाई आपको तो शरद पवार साहब ने अच्छा, मतलब आप उनके साथ रह के अच्छा खा कमा लिया आपने, लंबी लंबी कारें, मर्सिडीज, ऑडी। तो वो कार्यकर्ताओं का जो जवाब था वो सुनने लायक है। वो बोले कि अगर साहेब हमें आदेश दे दें 1 मिनट में हम इन सारी कारों में आग लगा देंगे। तो मेरा कहने का मतलब जो है, जो लॉयल्टी है एनसीपी के जो कैडर है, उसकी लॉयल्टी शरद पवार जी के साथ है। एमएलए किन्हीं कारणों से इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन जो जैसे कैडर शिवसेना का आज भी उद्धव ठाकरे के साथ है ज्यादातर, थाने को छोड़ करके। उसी तरह एनसीपी के जो फॉलोइंग है, जो मतदाता है, जो कार्यकर्ता है, वो शरद पवार जी के साथ रहेंगे। और शरद पवार जी ने जो ये बयान दिया है कि रोटी पलटने का टाइम आ गया है, वो शायद वो परेशान हो गए अजीत पवार के इन सब हरकतों से, और वो उनका कहने का अर्थ ये है कि मैं नेतृत्व पलटने का टाइम आ गया है, शायद कि अजीत पवार को पलट करके शायद सुप्रिया सूले को आगे कर दें। और उन्होंने ये भी कहा कि कड़ा रुख अपनाने का समय आ गया, कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। जी, तो ऐसा लग रहा है कि एनसीपी में कहीं ना कहीं दो फाड़ है। उसके कुछ कारण है। अजीत पवार जी ने जब 2 दिन के लिए वो शपथ ली थी फडणवीस साहब के साथ, तो जो एक काम कराया था वो ये कराया था कि उनके ऊपर जितने केसेस थे वो सारे विड्रॉ उन्होंने करा लिए थे। इस मामले में वो शरद पवार जैसे तेज है, वो 2 दिन के अंदर ही उन्होंने करा लिया थे काम। तो अब हो सकता है प्रफुल्ल पटेल वगैरह को भी कुछ इसी जुगाड़ में चाहते होंगे लग के करें, वो अपने एक अलग कारण है। लेकिन जहां तक पार्टी की बात है, शरद पवार जी, मेरा मानना यह है कि वो नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ, आज तक नहीं गए, उनके इतना लंबा कैरियर है। नागालैंड की जो आपने बात कही वो बिल्कुल अलग किस्म की बात है वहां पे। और ये हो सकता है कि अजीत पवार एक प्रयास करें और बीजेपी इस तरह की पार्टी को तोड़ने का काम में अपने तरफ से पूरा ताकत लगाती रहती है। जी दिनेश जी।